वीडियो फोटो आपने क्या काम करेगा, कोई कुछ करेगा। भाई अमित भाई पे जो सूट उसे पड़ रही है तो कितना सुंदर बन रहा भाई यार इतना खोल रहा है यार। है। तो कैसे कैसे कर हम लोग कर जय कैसे हमने शॉपिंग भी करी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एसके द ट्रेवलर में, और स्वागत है आप सभी का चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में। हरिद्वार से बस की 12 घंटे का सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग बद्रीनाथ धाम में लगभग शाम के 4 बजे पहुंच गए थे। हरिद्वार से बद्रीनाथ बस का सफ़र की संपूर्ण वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सो जिनको भी सारी जानकारी लेनी है आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। हरिद्वार से बद्रीनाथ का बस का ये सफ़र कैसा होता है, आपको फेयर कितना पे करना होता है, कौन कौन से पॉइंट आप कवर करते हैं, हरिद्वार में बस आपको कहाँ मिलती है, कितने बजे बस आपको मिलती है हरिद्वार से, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखा है। सो अगर आप बद्रीनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी शेयर किया है। बद्रीनाथ आने के लिए बसें आपको हरिद्वार से मिलती हैं और हरिद्वार में बसें 4 बजे सुबह से ही निकल जाती हैं। उसके लिए आपको शाम को ही हरिद्वार में पहुंचना होता है, तब जाके आपको बस टाइम से मिलती है। और अगर पिक टाइम में आते हैं तो और भी जल्दी आकर आपको बस बोर्ड करना होता है, या तो फिर आपको ऑनलाइन बस बुक करके रख लें ताकि आपको कोई भी बस प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग टाइम पे जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, उस समय आपको ऑन द स्पॉट बसों की टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। हरिद्वार से बस का जो सफ़र होता है उसमें आपको पंचप्रयाग के दर्शन भी करने को मिलता है। सो इन सब बातों को अगर आप जानना है तो आपको पिछले वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। बद्रीनाथ धाम में पहुंचने के बाद वीडियो के इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको दर्शन कैसे करना है, रहने की आपको क्या क्या सुविधा है, क्या क्या यहाँ पे खर्च पड़ने वाले हैं, खाने पीने की क्या सुविधा है यहाँ पे, और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद आप किन किन जगहों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत का जो प्रथम विलेज है मानागा, वहाँ पे आपको कैसे जाना है, और वहाँ से आपको वसुधरा फॉल अगर जाना है तो 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप कैसे वहाँ जाएंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखी है। सो वो वीडियो देखकर आप माना गाँव से 5 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग करके वसुधरा फॉल जाना है, वहाँ की सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सो इस पार्ट में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ धाम में पहुँचने के बाद आपको कैसे रहना है, खाने पीने की क्या सुविधा है, और दर्शन आप कैसे करेंगे, और आपको टॉप विजिटिंग प्लेसेस कौन कौन से होने वाले हैं। सो फाइनली हम लोग बद्रीनाथ धाम यानी कि स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं, और ये शाम के 4 बजे का नज़ारा है। देख सकते हैं चारों तरफ का सुंदर नज़ारा, कितना ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग व्यू है। सो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से, और एक बार फिर से आप सभी का बद्रीनाथ धाम में स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की हंसी ये बयां कर रही है कि 12 घंटे की जो सबसे टफ जर्नी थी बस की, वो पूरी करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं। और यह 12 घंटे की जर्नी झिक झक रास्ते पे, टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते में और पहाड़ी रास्तों पे कतई ही भी आसान नहीं था। और यह जर्नी करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ धाम में सफलतापूर्वक आ गए हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की सारी बसें बद्रीनाथ धाम के बस स्टैंड पे ही आपको ड्रॉप करती हैं, और यहाँ से मंदिर मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। और ये सारा एरिया मंदिर परिसर के अंदर में आता है, और यहीं से आपके होटल धर्मशाला सब कुछ मिलना शुरू होता है। और आप देख सकते हैं ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फ़ से ढकी हुई चादरें, और उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो गोल्डन कलर का क्या इतना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं, स्वर्ग लोक में आ गए हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत जगह घूमने जाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने की खुशी इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे कई सालों से प्लान बना रहा था, बट किसी का साथ नहीं मिलने की वजह से या बाबा का बुलावा ना आने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पा रहा था। सो फाइनली बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं, और यहाँ से हम अपना सामान लेकर मंदिर के पास जा रहे हैं। वैसे तो आपको होटल वहीं से मिलने शुरू होते हैं, लेकिन अभी हम चल के देखते हैं कि मंदिर के पास में होटल मिल जाए तो बेटर रहेगा, और जितना पास में मिलेगा उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा।
तो चलते हैं मंदिर के पास और देखते हैं वहाँ पे रहने के लिए क्या सुविधा हमें मिलने वाली है। दोस्तों, अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम है और देख सकते हैं काफ़ी प्यारा मौसम है, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे रात बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर भी वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। बट टेंशन की बात नहीं है, हमने पहले से ही सारी प्लानिंग बना रखी है। और दोस्तों, अगर आप भी नवंबर या अक्टूबर के महीने में आते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर रात में काफ़ी होता है, ठंड काफ़ी होती है। तो आप सारी प्लानिंग करके आएँ, अपने लिए गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ। और अक्टूबर और नवंबर का महीना यहाँ पे दर्शन करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम रहती है। वहीं अगर आप मई और जून के महीने में आते हैं, तो उस समय यहाँ पे काफ़ी क्राउड होता है और यहाँ पे रहने-खाने की लिमिटेड चीज़ें होती हैं, सो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और अगर आप भीड़-भाड़ देखना पसंद नहीं करते, तो आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का सबसे बेस्ट मौसम हो सकता है। उस समय वेदर भी ठीक रहता है, क्राउड भी नहीं होता है और दर्शन और रहने और खाने का सारी व्यवस्था आपको आसानी से मिल जाता है। इस टाइम पे अगर आप आते हैं, तो खाने और रहने के लिए आपको सारी सुविधाएँ ईज़िली और कम रेट में मिल जाते हैं। सो फाइनली हमें रूम सर्च करने के बाद अपने बजट के हिसाब से और मंदिर के बिल्कुल पास मात्र 200 मीटर की दूरी पे हमें 2 नाइट्स के लिए ₹1500 में रूम मिल गया, जिसमें गीज़र भी है। जिस तरह रात में ठंड यहाँ पे बढ़ती है, उस हिसाब से हमें रूम अच्छा मिल गया था। साफ-सुथरे कंबल और बेड भी मिल गए थे। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अगर आप ज़्यादा ट्राई करते तो इससे सस्ता भी रूम आपको मिल सकता था। लेकिन हमारे पास टाइम कम होने के कारण और काफ़ी थकने के कारण जो हमें बेस्ट लगा हमने जल्दी से ले लिया, क्योंकि जल्दी-जल्दी हमें फ्रेश होकर मंदिर दर्शन करने के लिए ही भी जाना था। बद्री विशाल सभी को भाइयों, जय बद्री विशाल। सो फाइनली हम लोग रेडी होके अब दर्शन करने जा रहे हैं। साथ में हमारे अमित जी ये भी तैयार हो गए हैं और इतनी ठंडी है भाई जी कि हम क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ठंडी है। तो हमने सारा हथियार निकाल लिया है और पूरा पैक होकर हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं फाइनली। और मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग आखिर में आए हैं कहाँ पे हैं, तो हम लोग मैं दिखाने वाला हूँ आपको और देख के आप जज करिए। ये देखिए, इसको कहते हैं स्वर्ग का द्वार, मोक्ष द्वार, बद्री धाम। दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि दर्शन करने से पहले आपको यहाँ से टोकन लेना मैंडेटरी है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, फिर भी आपको यहाँ पर लाइन में लगकर आपको सभी के लिए आपको टोकन लेना ज़रूरी है। और उस टोकन को आपको देख सकते हैं मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये काउंटर है और यह टोकन आपको चेक पॉइंट पे दिखाना होगा, फिर जाके आपको दर्शन करने के लिए आगे जाने की एंट्री मिलेगी। सो देख सकते हैं ये है बद्रीनाथ धाम, जो कि भारत के उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और यह अलकनंदा नदी के तट पे उस पार पे बना हुआ है और इस पार पे हम हैं और वहाँ जाने के लिए आपको छोटे से पुल से होकर आपको जाना होता है। आएंगे तो बना लेंगे, चलो ना वहाँ पे लाइन लग जाएगी तो यार। सो दोस्तों, ये है शाम का टाइम और लगभग शाम के 7:30 बजने वाले हैं। ठंड काफ़ी है और इस छोटे से ब्रिज से होते हुए हमें मंदिर के लिए दर्शन करने उस पर जाना होता है। मंदिर में आप दर्शन लगभग रात के 9 बजे तक कर सकते हैं और अभी भी देख सकते हैं मंदिर में दर्शन करने की कितनी बड़ी भीड़ है, जबकि बहुत ही ठंड है यहाँ पर रात के 9 बजे और आरती का टाइम हमें निकल गया था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी हम लोग आरती में यहाँ पे शाम के नहीं पहुँच पाए थे। बद्रीनाथ की जय, बाबा बद्री विशाल की जय, हर हर महादेव। फाइनली हम लोगों ने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे लग गए। रात में लगभग 8:30 होने वाले हैं। ठंड काफ़ी बढ़ गई है और आप ब्रिज के नीचे देख सकते हैं भागीरथी नदी, ठीक उसके तप्त कुंड, जहाँ पे लोग गर्म पानी में पहले स्नान करते हैं फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। सो ये सब वीडियो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे जाने वाले हैं खाना खाने। काफ़ी भूख लगी हुई है और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। आपको हर रेट में आपको 150, 150 के रेट में आपको प्रसाद मिल जाता है और यहाँ से प्रसाद लेने के बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
सो दोस्तों, फाइनली दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं ढाबे पे खाना खाने के लिए। और खाने पीने के लिए आपको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। जो ऑप्शन मिलेगा उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो बेस्ट है। 120 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, जिसमें 4 रोटी चावल 2 सब्जी दाल मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, खाने के लिए बेस्ट होता है। और आप देख सकते हैं ये है थाली यहाँ की, जिसमें 4 रोटी सब्जी दाल काफ़ी अच्छा था। इस खाने के लिए हमें लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। दुकानें यहाँ पे छोटी-छोटी हैं, लंबी लाइन लगती है यहाँ पे, तो सोच सकते हैं अगर आप मई-जून के महीने में आते हैं, तो कितना लंबा वेट करना पड़ता है। भाई अमित भाई, पिछले आधे घंटे से सेटिंग चल रही है इनकी, और अभी तक इनकी सेटिंग नहीं हो रही है। और मंदिर जाके हमें तत्कुंड में नहाना है, बट अभी तक इनकी तैयारी नहीं हुई है। क्या कर भैया, 7 बज गए हैं, पिछले 1 घंटे से इनकी सेटिंग चल रही है। और ये ठंड बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग होटल से निकल के फिर दोबारा जा रहे हैं मंदिर पर दर्शन करने। तो पहले हम लोग तत्कुंड में स्नान करेंगे। वैसे हमने शाम को भी दर्शन कर लिया था, शाम को जल्दी हम लोग आ गए थे तो दर्शन कर लिया था। को बुलाया था कि पहले आए हो तो दर्शन करके जाओ। आरती में हमने पहुंचना था, लेकिन आरती में थोड़ा लेट हो गए, कुछ गलती हो गई, तो दोबारा हम लोग मंदिर जा रहे हैं। ये देखो नज़ारे, देखो ये देखो, शायद नज़ारे आपको कहीं देखने को नहीं मिला कर। ये नज़ारे सिर्फ आपको बद्रीनाथ में ही देखने को मिलेगा। ये देखो सूरज की रोशनी कैसे। तो चलते हैं मंदिर पर दर्शन करेंगे। उससे पहले तत्कुंड पे नहाते हैं। ठंड बहुत है, हाथ गल रहा है। ठंड कम हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट सो के उठे हैं, और रात में नींद पूरी हो गई थी। कंबल वगैरह बढ़िया से मिल गया था हम लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे अमित भाई तो नींद खुल नहीं रही थी, और इनकी तैयारी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। सो दोस्तों, नाइट में डिनर करने के बाद सीधे हम अपने रूम में आ गए थे, क्योंकि रात में ठंड बढ़ गई थी। टेम्परेचर लगभग -डिग्री चला गया था, और रूम में काफ़ी अच्छी सुविधा मिली थी, जिसमें हमें एक्स्ट्रा कंबल भी मिल गए थे। बेड भी हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा था, और काफ़ी हम थक गए थे। सो काफ़ी हम लोग थकने के बाद इधर उधर कहीं भी हमने घूमने नहीं गए, सीधे दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के बाद अपने रूम पे आराम करने के लिए आ गए, क्योंकि मॉर्निंग में दोबारा हम दर्शन करने वाले थे, और सारी वीडियो शूटिंग हम लोग करने वाले थे, और दिखाने वाले थे यहाँ का सारा व्यू, सारा नज़ारा। सो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठकर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आरती का टाइम तो लगभग निकल गया है, और ठीक हम लोग उसी पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से हमने शाम को अपने लिए टोकन लिया था। तो आपको फिर से यहाँ से टोकन लेना ज़रूरी है। दोस्तों, कल जब हम लोग शाम को दर्शन करने गए थे, तो अपने होटल से ही स्नान करने के बाद, रेडी होने के बाद दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और ठंड काफ़ी थी। बट सुबह में हम लोग जाएंगे जहाँ पे मंदिर के नीचे, ठीक मंदिर के नीचे तप्त कुंड बना है, जहाँ पे गर्म पानी आता है। सबसे पहले हम लोग वहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद अपना सामान रखने के बाद हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। टोकन हमने दिखा के, ये दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा। ये नदी बहती हुई, कितनी तेज धारा बह रही है, साफ पानी है। और ये है तप्तकुंड, पानी निकलते हुए, और ठीक मंदिर के नीचे भगवान के चरणों में तप्तकुंड बना हुआ है। वहाँ पे लोग गर्म पानी से स्नान करते हुए। और ये आप देख सकते हैं, ये कितनी लंबी सेटिंग के लिए भी है। अगर लाइन लंबी भी होती तो इसी सेटिंग में दर्शन करने के लिए लोग लाइन में लगते हैं। और ये पुल जो अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, और इसके पीछे कितना सुंदर पहाड़ जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, गोल्डन कलर का दिखता हुआ। दोस्तों, तप्त कुंड में नहाने से पहले और नहाने के बाद आप अपना सामान वहाँ पे किसी भी दुकान पे जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं, और वहाँ पे रखने के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और वापस आकर अपना सामान ले सकते हैं। मंदिर में बैग वगैरह अलाउ नहीं है। वैसे आप फ़ोन वगैरह लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि गर्भगृह के फ़ोटो न लें। गर्भगृह की फ़ोटो आपको वहाँ पे लेना अलाउ नहीं है। लेकिन वैसे आप फ़ोन लेकर अंदर जा सकते हैं, और वापस में आकर अपना सामान ज़रूर लें। कोई भी कीमती सामान आप बैग में न रखें। कोई भी कीमती सामान, पैसे वगैरह हैं तो अपने जेब में रखें, बैग में ना रखें। जब भी आप किसी भी दुकान पे सामान जमा करते हैं, तो कोई भी आपको कीमती सामान है वो होटल में रख कर आए, जो कि मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे ले आना। सो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिलती हैं जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह प्रसाद यहाँ से लेकर जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे तप्त कुंड में आप स्नान करेंगे, वहीं पे बहुत से छोटे छोटे काउंटर बने होते हैं जहाँ सामान रख सकते हैं, तो वहाँ से प्रसाद लेकर अपना सामान वहीं पे जमा कर दें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और वापसी में आप वहीं से आप अपना सामान भी ले सकते हैं। सो देख सकते हैं ये है तप्त कुंड। तो चलते हैं वहाँ पे, और सबसे पहले वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे, और फिर वहाँ पे रेडी होने के बाद हम लोग जाएंगे बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए।
दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जो कि नर और नारायण नामक दो पर्वतों के बीच में यह विशाल मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, आपको मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल के अलावा माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, नारद जी और विश्वकर्मा भगवान के भी दर्शन करने को मिलता है। बद्री यानी कि बेर का पेड़। एक बार जब भगवान हरि यहाँ पे खुले में घोर तपस्या में लीन थे, तब माँ लक्ष्मी ढूंढते हुए यहाँ पे आई और खुले में घोर तपस्या में लीन देखकर स्वयं ही बद्री यानी बेर का पेड़ का रूप धारण करके इस स्थान को ढक लिया। तब से इस स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और भगवान विष्णु को यहाँ पे बद्री विशाल के रूप में यहाँ पे दर्शन करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं मंदिर के ठीक नीचे ही तप्त कुंड बना हुआ है और उसके नीचे अलकनंदा नदी है, जो कि काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहते हुए यहाँ से निकलती हुई है और जाके आगे भागीरथी नदी में मिल जाती है और फिर वहाँ से गंगा नदी का रूप धारण कर लेती है। और यह भी मान्यता है कि कहा जाता है कि यह जो तप्त कुंड है का पानी भगवान विष्णु के चरणों से निकल कर आता है, जो गर्म पानी होता है और यहाँ पे स्नान करने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पे प्रसाद बेचते हुए यहाँ पे कुछ दुकान दिख जाएंगी। वहाँ पे आप अपना सामान रख के नहाने के लिए जा सकते हैं और दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं और वापसी में आकर अपना सामान ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से प्रसाद लेना ज़रूरी होता है। सो आप ऐसा करके अपना सामान को सेफली यहाँ पे जमा कर सकते हैं। भाई यार इतना खोल रहा है यार, ये तो पानी यार जैसे ही मजाक कर दिया यार। भाई अंदर गर्म कुंड में पानी बहुत ही गर्म है, ऐसा लगता है कि चमड़ी जल जाएगी। फिर भी है, नहाना है तो कैसे कैसे पहले हम लोग करके नहा लिए। देखो पानी कितना गर्म पानी निकल रहा है और कुंड में तो पानी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। ये देखो दोस्तों, तप्त कुंड का पानी इतना ठंड होने के बाद भी इतना गर्म है और नहाना एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो फाइनली हम लोग रेडी होने के बाद अपना सामान वहीं पे हमने काउंटर पे जमा कर दिया और वहाँ से हमने लगभग 100 रुपये का प्रसाद ले लिया और अब हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं। सेम वैसे ही जैसे कि हम लोग शाम को दर्शन किए थे और यहाँ से आपको लाइन सीधी लगती है। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। वैसे भीड़ तो काफ़ी नहीं है, काफ़ी नॉर्मल लाइन है। वैसे अगर आप मई जून में आते हैं तो काफ़ी ही क्राउड देखने को मिलता है और शाम को जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ अभी भी है, लेकिन ठंड नहीं है, बिल्कुल धूप निकल चुका है और शाम की तरह जो ठंड थी बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अमेजिंग मौसम है। सो मंदिर देखते हैं कितनी देर में हम दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करना तो लाइन में जाओ। दिखाओ बाबा का प्रसाद मिला है अभी लगा हुआ खीर का प्रसाद। अभी दोपहर में एक और मिलेगा महाभोग। जो मेन जो खिचड़ी होती है वो मिलेगा। वो प्रसाद आपको 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही मिलता है। ये यहाँ का मेन भोग प्रसाद है। तो अभी हम लोग सुबह सुबह खाए नहीं, कभी हम भोग प्रसाद लगाएंगे। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं। दर्शन करने में हमें 1 घंटे का टाइम लगा और जब हम लोग आए थे तो उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, लाइन नहीं थी। बट जब हम लोग दर्शन करने के लिए वापस जा रहे हैं तो देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे दर्शन करने के लिए लग गई है। दोस्तों, दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के अंदर ही आपको अलग तरह के कुछ लड्डू प्रसाद मिलते हैं, जो कि 50, 100 और 150, 200 के डब्बे मिलते हैं। उसको लेना आप बिल्कुल ना भूलें। और ये देख सकते हैं इस तरह के पिट्ठू भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 400 से 500 में आपके होटल से मंदिर का दर्शन करा के वापस आपको होटल छोड़ देते हैं। सो दोस्तों, मंदिर का दर्शन करने के लिए बाद अब हम लोग जा रहे हैं माना गाँव, जो कि भारत का फर्स्ट विलेज है। माना गाँव बद्रीनाथ मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ आप बाई टैक्सी 50 रुपीज़ पे करके जा सकते हैं या फिर पैदल भी आप जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, माना गाँव जो कि भारत का प्रथम विलेज है, जैसे ही आप माना गाँव में इंटर करते हैं आपको बहुत सारी अमेजिंग शॉप दिखती हैं, जहाँ पे आपको वुलन शॉप दिखती हैं, जो कि काफ़ी चीप रेट में आपको मिल जाते हैं।
और सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग सीधे जा रहे हैं माना गाँव के बिल्कुल आगे, जहाँ पे आपको भीमशिला सरस्वती नदी दिखाई देगी, जो कि यहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। सो चलते हैं उस स्थान पे। दोस्तों, वैसे तो माना गाँव में कुछ खास नहीं है। यहाँ पे गणेश गुफा और माँ सरस्वती का जो उद्गम स्थान है देखने के बाद, और जो कि प्रथम यहाँ पे शॉप से वहाँ पे कुछ खाने पीने के बाद आप सीधे 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप लगभग 3 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद आप जा सकते हैं वसुंधरा फॉल, जहाँ पे जो कि यहाँ पे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, माना गाँव से वसुंधरा फॉल जो कि 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होता है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है और उसमें सारी डिटेल मैंने शेयर कर रखी है। और ये देख सकते हैं सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, और ये है मंदिर, और सरस्वती नदी यहीं से निकलती है और जाके अलग नदी में जाकर मिल जाती हैं। सो दोस्तों, यहाँ से आप 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप वसुंधरा फॉल जा सकते हैं, जिसमें जाने के लिए आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और वापसी में वहाँ पे आने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। माना गाँव से वसुंधरा फॉल जाने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है, और माना गाँव विजिट करने के बाद हम लोग वसुंधरा फॉल के लिए निकल गए हैं, और मैंने सारी डिटेल मैंने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, तो जाने से पहले एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। माना गाँव से हम लोग वसुंधरा फॉल के लिए लगभग यहाँ से 11 बजे निकल गए थे, और लगभग 3 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम वसुंधरा फॉल पहुँच गए थे, और वहाँ पे हम लोग काफ़ी मस्ती करने के बाद हम वापस लगभग 4:30-5 बजे तक वापस हम लोग फिर दोबारा माना गाँव आ गए थे, और वहाँ से हम लोग वापस बद्रीनाथ धाम जाने वाले थे। और ये हमारे वसुंधरा फॉल के लिए सारे दोस्त जो मिलकर ये ट्रैकिंग हमने पूरी करी थी। माना विलेज का पहली दुकान है, पहले लास्ट दुकान कहा जाता था, लेकिन मोदी जी ने आके यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड लाया और उन्होंने लास्ट विलेज करके पहला विलेज कर दिया है। ये दोस्तों, लगभग 3 घंटे की कठिन ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग वसुंधरा फॉल पे पहुंच गए थे, और यह कठिन इसलिए है कि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल आपको कम मिलता जाएगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंड भी काफ़ी रहती है। धूप तो थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा आपको काफ़ी तेज़ फील करने को मिलेगा, और अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, तो वाटरफॉल का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं मई और जून के महीने में आते हैं तो वाटर लेवल काफ़ी तेज़ और काफ़ी मोटा होता है। सो अगर आपको यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आने से बचें, अन्यथा आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा मान्यता है कि पांडव इसी रास्ते से होकर स्वर्ग के लिए गए थे, और ऐसा मान्यता है कि इस वाटरफॉल का पानी किसी भी पापी मनुष्य के ऊपर नहीं गिरता है। सो दोस्तों, यहाँ पे विजिट करने के बाद फाइनली 2 बजे के आसपास हम लोग नीचे के लिए वापस निकल गए थे, और लगभग 2.5 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग वापस माना गाँव आ गए थे। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने अपने लिए कुछ शॉपिंग करी। ये अम्मा के सामने शॉपिंग भी करी है। देखो अम्मा इधर देखो। वीडियो बनाओ हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा आपको। मत डालो, नहीं डालूंगा, जो भी आएगा अम्मा के यहाँ से सामान लेना। अम्मा के यहाँ सामान बहुत अच्छा मिलता है, और अम्मा बहुत अच्छी हैं। जो भी सामान लेना होगा तब देखो, हम लोग ने यहाँ से ये रैबिट वूल की 2 शॉल्स ली हैं भैया की दुकान से। हमने रैबिट्स की बनी हुई 2 शॉल है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप आते हैं, और काफ़ी किफ़ायत रेट में है, अगर आप दिल्ली आके लेते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बट भैया ने काफ़ी अच्छे रेट लगा दिए हैं। भैया हाय कर दो। ये भैया हैं जो हमारी टिकट बुक करते हैं बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए, और ये इनका काउंटर है, सामने काउंटर है। काउंटर किस नाम से भैया? GMO के नाम से इनका काउंटर है बद्रीनाथ के बस स्टैंड पे। यहाँ पे बस स्टैंड 2 है, एक माना और ये एक ही बस स्टैंड है। एक ही बस स्टैंड है, वहीं से काटते हैं। और हरिद्वार की टिकट 8 बजे सुबह से शुरू हो जाती है, तो आप शाम के चक्कर में ना रहें, सुबह आके ही टिकट कटवा ले तो बेटर रहेगा। जैसे हम लोग धक्का खा गए। हाँ, अदरवाइज आपको पीछे की टिकट मिलेगी और केबिन की टिकट मिलेगी। सो दोस्तों, फाइनली माना गाँव और वसुंधरा फॉल घूमने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग सीधे वहाँ से टैक्सी लेकर अपने रूम के लिए आ गए थे, और यहाँ से हम लोग अगले दिन हम लोग हरिद्वार के लिए निकलने वाले थे। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दोस्तों, अगर आप हरिद्वार के लिए अगले दिन निकलना है मॉर्निंग में,
तो आपको ऑन द स्पॉट टिकट तो मिल जाता है, लेकिन आपको सीटें कंफर्टेबल नहीं मिलती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही मॉर्निंग में जाकर आप वहाँ के काउंटर से टिकट अपना बुक कर लें, जिससे कि आपको कंफर्टेबल सीट वो जगह मिल जाती है। अन्यथा अगर आप वेट करते हैं, शाम का टाइम जाते हैं या फिर ऑन द स्पॉट, तो वहाँ पे मिलने के चांसेस कम होते हैं और कंफर्टेबल सीट भी नहीं मिलती है। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो या फिर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।